हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और आज इस वीडियो में हम वर्क डन फॉर वेरियस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग दे देते हैं, जैसे कि अपने पिछले वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का ये हीट ट्रांसफ़र वर्क ट्रांसफ़र को कवर किए हैं। यदि आप वो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क डन फॉर वेरियस प्रोसेस। जैसे हम लोग जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं और इसी का दूसरा नाम है आइसोपेस्टिक प्रोसेस। आइसोपेस्टिक प्रोसेस यानी आइसोपेस्टिक प्रोसेस का दूसरा क्या, यानी आइसोपेस्टिक प्रोसेस में क्या होता है तो प्रेशर कांस्टेंट होता है। जैसे यदि कांस्टेंट प्रेशर कहने का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यानी इंटरमीडिएट जितने भी स्टेट हैं वह सारे स्टेट में प्रेशर मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे यदि हम पीवी डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को दिखाएं तो नीचे आ जाता है वॉल्यूम और ऊपर हो जाता है, यानी वाई एक्सिस के जगह पे आ जाता है प्रेशर। जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं कितना है, P1 है, और सारा पॉइंट पे, सारा इंटरमीडिएट पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और यह प्रेशर कितना है, P2 है। हम देख रहे हैं कि जितने भी पॉइंट हैं, इसको यदि हम सॉलिड लाइन से मिलाएं तो जितने भी पॉइंट हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट हैं, सारे इंटरमीडिएट पॉइंट पर जो प्रेशर रहने वाले हैं क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट। जैसे हम जब वर्क ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ते हैं तो वर्क ट्रांसफ़र का क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। जैसे चूँकि प्रेशर क्या है मेरा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को जब हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो यह P है और डेल्टा V है। यहाँ पर इस प्रेशर पे वॉल्यूम मेरा कितना रहने वाला है, V1, और इस पर मेरा वॉल्यूम कितना रहेगा, V2। ये आ गया वॉल्यूम V1 और यह वॉल्यूम V2। जैसे हम जानते हैं कि क्लोज्ड सिस्टम में एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या देता है, वर्क ट्रांसफ़र। तो यदि हम इसका एरिया निकालें तो हमको क्या मिलेगा, वर्क ट्रांसफ़र। तो हम क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट इसको लेंथ और ब्रेथ यानी रेक्टेंगुलर मान के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दूसरा तरह है, यदि हम थ्रू आउट जितने भी ये हैं सारा को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो V1 से लेकर V2 तक। तो हमको क्या मिला, जब हम इंटीग्रेट किए तो डेल्टा V का इंटीग्रेशन क्या होता है, V, और कहाँ लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2। यहाँ से वर्क ट्रांसफ़र 1 से 2 प्रोसेस के लिए ये हो जाएगा V, और यहाँ से V2 माइनस V1, यानी वर्क ट्रांसफ़र 1 से 2 प्रोसेस के लिए क्या होता है, तो ये होता है P V2 माइनस V1। यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ही वर्क डन मेरा क्या होता है, वर्क डन मेरा मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि मैक्सिमम वर्क डन कौन सा प्रोसेस में मिलता है, तो यह मिलेगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इसको मिटाते हैं और अगला मेरा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और मेरे साथ आप भी हेडिंग दे दीजिए। कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। जब हम आइसोकोरिक प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ गया मेरा प्रेशर और ये है वॉल्यूम, ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम। जैसे इस एक्सिस पे मान लीजिए कि वॉल्यूम मेरा V1 है और इसके पैरेलल क्या है, P1 है प्रेशर। हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा के P1 से कहाँ के पास पहुँच गए, P2 पास पहुँच गए। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, चूँकि वॉल्यूम क्या होने वाली है, जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट हैं सभी के पास वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम हो गया सेम, जो V1 और V2 आपस में बराबर है। अब देखिएगा तो यहाँ पे एक सॉलिड लाइन मिल रहा है और लाइन का एरिया क्या होता है, तो 0, यानी लाइन का कोई भी एरिया नहीं है। जब लाइन का एरिया नहीं है और इसका यहीं से मिल जाता है कि वर्क डन अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वर्क डन मेरा क्या रहता है, 0 होता है। लेकिन जैसे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो मेरा फार्मूला है उस फार्मूला से अनुसार P डेल्टा V V1 से V2 तक, तो P भी जो कांस्टेंट है बाहर आ गया और यहाँ पर डेल्टा V भी एक मेरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो 0 में कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरा वर्क डन हो जाएगा। यानी जो हम काम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में काम मेरा क्या हो जाता है, वर्क डन जो होता है 0 हो जाता है। यानी मिनिमम वर्क डन हमको कौन सा प्रोसेस में मिलता है, तो मिनिमम वर्क डन, मिनिमम जो वर्क डन है वह मिलेगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो मिनिमम वर्क डन कितना होता है, 0। यहाँ पर दो प्रोसेस को पढ़े हैं, एक आइसोपेस्टिक प्रोसेस जिसमें वर्क डन मैक्सिमम रहेगा और एक आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसमें वर्क डन मेरा क्या रहता है, मिनिमम होता है। इसके बाद हमको पढ़ना है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो नेक्स्ट हेडिंग है आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल, यानी थर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, और जो वह प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको कहते हैं आइसोथर्मल। यानी इसमें टेम्परेचर मेरा, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक बात को पढ़ लीजिए। जैसे इसको पढ़ने के लिए, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन का यदि हम बात करें तो ये होता है PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT, जहाँ पर P है मेरा प्रेशर, V है मेरा वॉल्यूम, M है मेरा मास जो रहेगा kg में, R है मेरा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और T है मेरा टेम्परेचर जो रहेगा केल्विन में। इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद यहाँ से एक चीज़ को पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको RU से लिखते हैं, उसमें यदि मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करें तो मुझे मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। फिर से, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में यदि हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू, तो कैरेक्टरिस्टिक गैस इनटू प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से इस बात को रिलेट करके समझ सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वह है 8314 किलो जूल पर केजी मोल पर केल्विन। और मॉलिक्यूलर मास क्या में रहेंगे, मेरा ग्राम में रहता है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का जो यूनिट है ये होता है किलो जूल केजी पर केल्विन। यहाँ से मोनो एटॉमिक गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन का वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है मोनो एटॉमिक के लिए, उसके बाद किसके लिए, डाई एटॉमिक के लिए, उसके बाद लास्ट में आ गया मेरा पॉली एटॉमिक के लिए। यानी सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है मोनो एटॉमिक, उसके बाद डाई एटॉमिक और लास्ट में आ गया पॉली एटॉमिक। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका कंसेप्ट तो समझ लिए। जब हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यह टेम्परेचर इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। और मास क्या है, कांस्टेंट है। यानी हम इसी इक्वेशन को कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट कह सकते हैं। जब PV इक्वल टू कांस्टेंट कह सकते हैं तो PV इक्वल टू हो गया P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे यहाँ से यह मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम यहीं से P का वैल्यू निकालना चाहें तो P इक्वल टू हो जाता है P1 V1 बाई V। P का वैल्यू क्या आ गया, P1 V1 बाई V। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन निकालने के लिए जो मेरा फार्मूला है उस फार्मूला से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे वर्क डन का क्या फार्मूला है हमारे पास, वर्क डन इंटीग्रेशन P डेल्टा V। और जब हम इसका PV डायग्राम बनाएंगे तो PV डायग्राम मान लीजिए ऐसा रहेगा, नीचे रहेगा वॉल्यूम और ये रहेगा प्रेशर। और इसका यहाँ पे मान लीजिए इनिशियल स्टेट कुछ है V1 है और यह क्या है, प्रेशर P1 है। और यहाँ पर मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V2 है और इसका प्रेशर कितना है, P2 है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टेट 1 से स्टेट 2 के पास गए हैं, कौन सा प्रोसेस को फॉलो करते हुए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हुए। जैसे देखिए, जब PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट का जो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है यह आइडियल गैस के लिए आएगा, तो यह तो आइडियल गैस मतलब सिर्फ गैस के लिए आएगा तो आइडियल गैस इक्वेशन है। लेकिन PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट यदि प्योर सब्सटेंस के लिए आता है, प्योर सब्सटेंस के लिए जब हम इसका यूज करेंगे तो वह प्रोसेस हाइपरबोलिक प्रोसेस हो जाता है। यानी हाइपरबोलिक प्रोसेस में क्या होता है कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता है। और हाइपरबोलिक प्रोसेस का भी ये जो ग्राफ जाएगा PV डायग्राम, वह कुछ इसी प्रकार से जाता है। जैसे जब यह हम पढ़ लिए तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन। और हम जानते हैं कि एरिया अंडर PV डायग्राम हमको क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है।
तो जब हम यहाँ से एरिया निकालेंगे तो इस तरह से इनफाइनाइट क्या रहेंगे, यहाँ पर स्ट्रिप रहेंगे। तो क्या करेंगे, एक स्ट्रिप का यदि हम एरिया निकालने के लिए क्या किए, छोटा सा स्ट्रिप लिए और इसका प्रेशर क्या रहेगा, P रहेगा, और वॉल्यूम क्या है, डेल्टा V है। तो हम यहाँ से एरिया निकाल देंगे। इस तरह से यदि पूरा स्ट्रिप का एरिया निकालना तो उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक के बीच में। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क डन मिलेगा 1 से 2 के बीच में, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, मेरा कांस्टेंट है जो बाहर आ गया, और यहाँ पे वॉल्यूम है V1 और यह वॉल्यूम है V2, यह आ गया डेल्टा V। यहाँ से अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये हो गया वर्क डन 1 से 2। P का मान यहाँ से कितना है, तो यह है P1 V1 बाई V, और ये हो गया V1 से लेकर V2 डेल्टा V। इसको अंदर ले आइए, तो जब अंदर लाएं तो ये आ गया डेल्टा V। और हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx बाई x का क्या हो जाता है, log x प्लस c। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाता है वर्क डन 1 से 2 P1 V1, और ये हो जाएगा log V V1 से V2, और वर्क डन 1 से 2 के बीच में P1 V1 ये हो जाएगा log V2 माइनस log V1। और जब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू log V2 बाई V1। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आ गया किसके लिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। यहाँ से एक चीज़ को और इस प्रकार से लिख सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, तो V2 बाई V1 इक्वल टू V2 बाई V1 इक्वल टू हो जाता है P1 बाई P2। तो हम यहाँ से वर्क डन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं P1 V1 log P1 बाई P2। यह सिंपल सा बात है जिसको हम लोग पढ़ें। तो यहाँ से वर्क डन के लिए ये भी आप याद करके रख सकते हैं और ये भी आप याद करके रख सकते हैं। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नेक्स्ट है मेरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वह प्रोसेस जो PV रेज़ टू पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यह इक्वेशन को फॉलो करेगा। जो भी प्रोसेस यह इक्वेशन को फॉलो करेगा उसको कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। उसको कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होता है, तो n का वैल्यू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी से लेकर मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में। जैसे जब हम बात करते हैं वर्क डन के लिए, वर्क डन डेल्टा W इक्वल टू वर्क डन PV रेज़ टू पावर n, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा P डेल्टा V। और इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ के लिए शुरुआत में मान लीजिए प्रेशर मेरा P1 है और वॉल्यूम मेरा कितना है, V1 है। प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 से हम कहाँ पे गए हैं, हम गए हैं प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 के पास। तो यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा ऐसे। तो जब यहाँ से हमको क्या कर रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए वही है स्ट्रिप मेथड। तो हम क्या करते हैं, जब एरिया निकालते हैं
तो यहाँ से एरिया निकाले तो वर्क डन 1 से 2 और यह वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक के बीच क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ से एक चीज़ को देखिए, PV रेज़ टू पावर n इक्वल टू P1 V1 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ से P निकल सकता है P1 V1 का पावर n बाई V का पावर n। तो P के जगह पे हम P1 V1 का पावर n बाई V का पावर n और डेल्टा V लिख सकते हैं। V1 से V तक V2 के बीच में हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब हम 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेट किए तो P1 V1 मेरा कांस्टेंट है जो बाहर निकल गया, और यहाँ से V1 और V2 के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, V का पावर n है। यहाँ से ये हो गया P1 V1 का पावर n, यह प्लस में है, ऊपर गया तो माइनस में, और V1 V2 V का पावर -n डेल्टा V। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 से 2 P1 V1 का पावर n, ये हो जाएगा V का पावर -n प्लस 1 बाई -n प्लस 1, और ये हो जाएगा V1 से लेकर V2 तक के बीच में। अब हम वर्क डन निकाले 1 से 2 के बीच में, तो ओवरऑल मेरा वर्क डन निकलता है P1 V1 माइनस P2 V2 का पावर n-1। ये हो गया वर्क डन किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। जैसे यदि n का वैल्यू गामा के बराबर आ जाता है, अभी फ़िलहाल इतना ही, गामा हम लोग जानते हैं या नहीं तो अगले वीडियो में समझेंगे कि गामा जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को जब डिवाइड करते हैं तो मेरा गामा का वैल्यू आता है, और गामा का मान एयर के लिए 1.41 होता है। तो जब गामा है तो यदि n का मान गामा के बराबर है, n का मान गामा के बराबर है, तो वह प्रोसेस क्या हो जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाता है। यदि n का मान गामा के बराबर है तो वह प्रोसेस कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन मेरा होगा, यह वर्क डन होता है, वर्क डन 1 से 2 एडियाबैटिक के लिए P1 V1 माइनस P2 V2 गामा -1। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि n है तो पॉलीट्रॉपिक, गामा है तो एडियाबैटिक। यह हम वर्क डन वेरियस प्रोसेस के लिए निकालें और देखें कि सभी के लिए वर्क डन कैसा है। अब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन को निकालते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो वेरियस प्रोसेसेस हैं उनको हम पीवी डायग्राम पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए समझते हैं, इधर से हमको मतलब नहीं है अभी। जैसे हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन ये था, पीवी रेज़ टू पावर n इक्वल टू c, ये है मेरा। नीचे आ गया वॉल्यूम, ये आ गया प्रेशर, ये आ गया वॉल्यूम। हम क्या करते हैं, यदि n का वैल्यू 0 आ जाता है तो n का वैल्यू 0 यानी कोई भी नंबर है उस नंबर का पावर 0, और कोई भी नंबर का पावर 0 मतलब वो वैल्यू आ गया 1, और p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा p, और p किसके बराबर है तो कांस्टेंट। यानी जब n का वैल्यू 0 है तो हमको मिलता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। n का वैल्यू 0 के लिए प्रेशर मिलता है कांस्टेंट, n का वैल्यू 0 के लिए प्रेशर हमको मिलता है कांस्टेंट। और उसी प्रकार से यदि n का वैल्यू कितना रखते हैं, इन्फिनिटिव रखते हैं। यदि n का वैल्यू इन्फिनिटी है तो वॉल्यूम का पावर हो गया इन्फिनिटिव, यानी वॉल्यूम का पावर इन्फिनिटिव, इतना ज़्यादा वॉल्यूम हो गया कि अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट, उस पर वो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, यानी वह एक जाके कांस्टेंट नंबर बन गया। तो हम क्या करते हैं, ये n का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटिव है,
तो वॉल्यूम क्या रहेगा मेरा, कांस्टेंट रहेगा, इन्फिनिटिव 0। यानी इतना तो समझ गए कि n का वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। नेक्स्ट है, यदि n का वैल्यू मेरा 1 होता है तो n का वैल्यू 1 कहने का क्या मतलब है कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यह हम जानते हैं कि यह किसके लिए है, तो आइसोथर्मल के लिए है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यह जो डायग्राम है यह कुछ ऐसे जाता है। ये हो गया n का वैल्यू 1, तो कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल। पहला बात तो समझ गए। नेक्स्ट है, यदि n का वैल्यू कितना होता है, 1.4, तो 1.4 कहने का मतलब यदि गामा का वैल्यू, n का वैल्यू हो जाता है गामा और इसका वैल्यू 1.4 के बराबर है, तो यह देखिए 0 से हम बढ़ रहे हैं तो यह y एक्सिस से क्लोजर आते जा रहे हैं, तो यानी n से वैल्यू है 1.4 ज़्यादा, तो यह क्या आ जाएगा, इससे नीचे, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस n का वैल्यू आ गया 1.4, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वह आइसोथर्मल से नीचे, यानी वर्क डन जो मिलेगा एडियाबैटिक प्रोसेस में ये वह आइसोथर्मल से भी कम मिलेगा। नेक्स्ट मेरा क्या है, अगला है मेरा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें n का वैल्यू कितना होता है, 1.2 टू लेकर 1.4, तो यह कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो ये हो जाएगा ये दोनों के बीच में, ये हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जहाँ पर n का वैल्यू 1.2 से लेकर 1.4 के बीच में है। आज इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।